अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब अपने एनसीईआरटी के सफ़र में दूसरे चैप्टर में आ चुके हैं, यानी कि अध्याय 2 के अंदर में हम आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है? फूलों की बातें चलेंगी, जिसके अंदर में फूल ही फूल हो जाएंगे हमारे दिल के अंदर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जनन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें 2 तरीके के जनन होते हैं, एक तो होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन हम किस में देखेंगे? पुष्पीय पादपों में। पादप का मतलब तो हमें पता ही है, पादप का मतलब होता है पौधे, और पुष्पी मतलब क्या होता है? फूल, फूल बनाने वाले। तो फूल बनाने वाले पौधों के अंदर में लैंगिक जनन को इस चैप्टर में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और उसको याद भी किया जाएगा, और एग्ज़ाम में उसको उत्तर भी दिया जाएगा, और जीवन में उसको लाया भी जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पादप ही बोल देते, पुष्पी बोलने की क्या ज़रूरत थी? पुष्पी बोलने की ये ज़रूरत थी क्योंकि पादप बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमें मालूम है, हम जरा अपन बाजू में चलते हैं, कि जितने भी इस धरती पे जितने भी क्या हैं, जितने भी जंतु हैं, उनको हमने 5 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में, जिसमें M, P, F, P, A। और ये बात सुन सुन के आप अभी तक बोर भी हो चुके होंगे, क्योंकि ये रट चुकी है आपको। M से होता है मोनेरा, P से होता है प्रोटिस्टा, F से होता है फंजाई, फिर P से होता है प्लांट, और A से होता है एनिमल। तो हमें फोकस करना है इस वक्त प्लांट के ऊपर। ये प्लांट जो है, इसके ऊपर फोकस करना है। प्लांट मतलब पादप। अब पादप भी 5 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर में आता है सबसे पहले एल्गी, यानी कि शैवाल आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद में आते हैं ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद में आते हैं जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद में लास्ट में आते हैं क्या? एंजियोस्पर्म। एल्गी, फिर टेरिडोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर होते हैं एंजियोस्पर्म। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर पुष्पीय पादप क्यों बोला है, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि अगर सिर्फ पादप बोलते तो क्या हो जाता कि ये सारे की बात चल रही है, इन सब की बात चल रही है पादप बोलने से। लेकिन पुष्पीय पादप सिर्फ एक ही हो सकता है। पुष्पीय पादप क्या होता है? सिर्फ एक ही हो सकता है। और वो कौन से होते हैं पुष्पीय पादप? वो होते हैं ये ए फॉर होता है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वही सिर्फ पुष्पीय पादप होते हैं। इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं, ए से ANGI, NGOSPERM, एंजियोस्पर्म। तो ये जो पादप होते हैं, यही सिर्फ फूल बनाते हैं अपने, और इनका हिंदी में नाम होता है आवृत बीजी। अब इनके नाम में बीजी जो दिख रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बिजी रहते हैं अपने काम करने में। बीजी का मतलब होता है बीज बनाने वाले, और आवृत का मतलब होता है छुपा हुआ। तो ये जो पौधे होते हैं, ये फूल तो बनाते हैं, लेकिन इनके जो बीज रहते हैं वो कैसे होते हैं? छुपे हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म के बीज कैसे होते हैं? छुपे हुए रहते हैं, इसलिए इनको आवृत बीजी कहते हैं। जबकि ये जो जिम्नोस्पर्म में जो हम 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, इनके जो बीज हैं वो खुले हुए रहते हैं, ठीक है, इनके बीज के पास कपड़े नहीं हैं। और जो एंजियोस्पर्म में जो थोड़े ज़्यादा ही अच्छे किस्म के इंसान हैं, वो ज़्यादा अच्छे किस्म के पादप हैं, इसलिए इनके अंदर में कपड़े रहते हैं इनके बीज के पास, इसलिए इनको कहते हैं एंजियो, यानी कि छुपे हुए। स्पर्म मतलब होता है बीज, छुपे हुए बीज इनमें रहते हैं। और ये एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? यही होते हैं पुष्पीय पादप। यही क्या होते हैं? पुष्पीय पादप, यानी कि ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, कि ये फूल बनाते हैं, आवृत बीजी। तो ये बात समझ में आ गई, पुष्पीय पादप का मतलब क्या होता है। अब इस चैप्टर में हमें 5 चीज़ें पढ़नी है। तो दिखने में तो ये 5 चीज़ें अपनी उंगलियों में समा जाएंगी, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा।
तो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ पढ़ना है पुष्प, यानी कि फूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आवृतबीजियों यानी कि जो फूल बनाते हैं उनका एक बहुत ही आकर्षक अंग है, यानी कि इसको देखते रह जाएं, तो फूल को देखते ही रह जाते हैं, तो ये बहुत आकर्षक अंग है। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है, जब हमने पढ़ा था हमने पहले वाले चैप्टर में कि जो निषेचन होता है उसकी 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व, फिर होता है निषेचन, फिर होता है निषेचन पश्चात। तो यहाँ पर भी वैसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर निषेचन लैंगिक जनन की बात चल रही है। तो उसमें सबसे पहले करना है निषेचन पूर्व संरचनाएं पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें होती है बनी होती हैं, और घटनाएं पढ़नी है। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद निषेचन पूर्व हो गई, फिर आएगा निषेचन, फिर क्या आएगा निषेचन। अब यहाँ पर कैसा निषेचन होता है? दोहरा निषेचन होता है, यानी कि 2 बारी निषेचन हो जाता है, एक बार में ही 2 बार हो जाता है, जिसको द्विनिषेचन भी बोलते हैं। तो ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है? निषेचन हो गया। अब निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, और ये घटना में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो संरचनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। और एक आखिरी में एक टॉपिक होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं नीट के अंदर में भी और बोर्ड के अंदर में भी, और हर जगह क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन आते हैं। क्या बताएं आप कि असंजनन और होता है बहुभ्रूणता। असंजनन और बहुभ्रूणता, इसके नाम को देख के घबराना नहीं है, जब ये आएगा तो हम इसको पढ़ लेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने बहुत ही शुक्र वाली बात करने की कोशिश करी है हम लोगों से। क्या कह रही है कि क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं? क्या कहा एनसीईआरटी ने? क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम खुशकिस्मत नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं, कि पादप जो कैसे हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। तो अब इसमें खुशकिस्मती होने वाली कौन सी बात आ गई हुई एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी सारी सी बात है, वो खुद ही सवाल भी पूछती है, खुद ही जवाब भी दे देती है, हमें मालूम है। तो हम आगे पढ़ते हैं तो जवाब मिल जाएगा। असंख्य असंख्य प्रकार के पुष्प, असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं, तथा जिनकी महक से तथा जिनकी खुशबू से हम मदहोश हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? मदहोश हो जाते हैं। और उनके भरपूर रंग आदि यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? सहायक होती हैं। यानी कि ये जो असंख्य प्रकार के पुष्प, असंख्य का मतलब क्या हो गया कि इतने सारे प्रकार के जो पुष्प हैं, इतने सारे प्रकार के फूल हैं जिन्हें हम आनंद से क्या करते हैं? देखते ही रहते हैं। जैसे गुलाब को देखते रहते हैं, मोगरा को देखते रहते हैं, सूरजमुखी को देखते रहते हैं, उसकी खुशबू सूंघते रहते हैं, बढ़िया मस्त गुलाब की खुशबू आ रही है, बेला की खुशबू आ रही है, चमेली की आ रही है, और उसकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। मदहोश यानी कि हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, एकदम उसकी खुशबू के अंदर ही समा जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। और उनके भरपूर रंग आदि, और उनके ये जो रंग होते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये असल में पौधा खुद अपने लिए करता है। हमें ऐसा लगता है कि पौधा हमारे लिए कर रहा है, देखिए कितना अच्छा पौधा है, हमारे लिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है उसके पास से, और इतना अच्छा रंग है उसका। तो ये पौधा हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो असल में क्या कर रहा है? खुद के लिए काम कर रहा है। ये तो वो तो हमें उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो ये क्यों कर रहा है पौधा? अपने लिए किस चीज़ के लिए कर रहा है? ये सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं, यानी कि वो जनन करने के लिए ये सारी चीज़ें करता है, खुशबू लगाता है, फिर उसके बाद में अलग अलग कलर की ड्रेसें पहनता है। तो ये चीज़ें पौधा अपने लिए कर रहा है लैंगिक प्रजनन में, यानी कि उसको लैंगिक जनन में आसानी हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें पौधा करता है। और ये सारी चीज़ें क्या उसकी सहायता करती हैं लैंगिक जनन करने में। ये क्या बात हुई? ऐसा होता है क्या? हमने तो सोचा था कि कुछ और होता है। कैसे हो जाता है लैंगिक जनन में, कैसे सहायता मिलती है? ये सब चीज़ें करके वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पुष्प का अस्तित्व
पुष्प का जो अस्तित्व है यानी कि उनकी पीढ़ी मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। यानी कि पुष्प जो हैं इस धरती के अंदर में, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसका फ़ायदा उठाते रहें, इंसानों के लिए ही नहीं है सिर्फ कि हम इसका फ़ायदा उठाते रहें, बल्कि सभी पुष्पी पादप, सभी जो पुष्पी पादप होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जो सारे के सारे जो पुष्पी पादप हैं वो कैसा जनन करते हैं, कैसे जनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो अगर पूछें कि पुष्पी पादप कैसा जनन करते हैं तो हमें सीधी सिंपल भाषा में बता देना है, देखिए आप हमसे बहस ना करिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ लैंगिक जनन ही करते हैं। तो अगर कोई बोल दे गलती से भी कि वो अलैंगिक जनन करते हैं तो समझ जाइए उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो पुष्पी पादप कैसा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, इसलिए तो इसका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लैंगिक जनन, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद पुष्प क्रमों, पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों, पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता, संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें, एक क्या डालें, दृष्टि डालें, तो वे अनुकूलन की, तो वे किसकी, अनुकूलन की एक, अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। व्यापक किस किस को दर्शाते हैं, व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद यानी कि फल और बीज की संरचना, फल और बीज की संरचना सुनिश्चित हो सके, सुनिश्चित क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर इन्होंने लंबी चौड़ी बात कर दी, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है पुष्प क्रमों। अब ये पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है कि जब हमने देखा होगा कि मान लीजिए ये है हमारा पौधा, ये हमारा पौधा है और इसके ऊपर में ये डाली है, पौधे की डाली है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं फूल। ये मान लीजिए फूल आ गया, ये फूल आ गया, सिर्फ गोला बना रहा हूँ, गोला मतलब फूल समझ लीजिए, ठीक है। और एक दूसरा पौधा है, ये हमारा एक दूसरा पौधा है, फिर ये आया, 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 ऐसे आया। और इसके फूल थोड़े से हम बना देते हैं, ग्रीन तो है ही, नीले कलर के फूल, नीला कुरंजी बना देते, चलिए ये आया, ये आया। अब देखिए इन दोनों के अंदर में क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर में फूल आए हैं, इन दोनों के अंदर में ही फूल हैं, लेकिन इसमें फूल आने का जो तरीका है, फूल आने का जो मेन डाली है ना, ये बीच वाली जो मेन डाली है, ये हमारी मेन डाली है, उसके ऊपर ये जो टहनियाँ आई हैं वो अलग अलग तरीके से आई हैं। ये वाला जो पौधा है इसके अंदर में ये जो टहनियाँ आई हैं वो कैसे आई हैं, वो एक ही साथ आई हैं, एक ही जगह से दो टहनियाँ निकल गई, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले में, इस वाले में क्या हो रहा है, पहले एक टहनी आई, फिर उसके बाद एक आई, फिर एक आई, फिर एक आई, ऐसा हो रहा है। यानी कि इन दोनों के फूल आने का जो क्रम है वो अलग अलग है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं पुष्प क्रम। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं, कि पुष्प किस तरीके से डाली पर लगे हुए हैं उसको कहते हैं पुष्प क्रम। तो ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में, वैसे तो 11 में पढ़ते हैं, तो बस सिंपल सी बात बता दी, पुष्प क्रम इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद में ये जो पुष्प होते हैं, पुष्प तो मालूम ही है हमें, फूल, और पुष्प के जो अंग होते हैं, पुष्प के जो अंग होते हैं हमने पढ़ा था, पुष्प के जो अंग होते हैं उसकी पंखुड़ी होती है, उसके बाह्य दल होते हैं, उसके ऊपर में जो उसकी ओवरी होती है, पुंकेसर होता है, ये सारी चीज़ें पुष्प अंग की जब हम संरचना देखते हैं और उसकी विविधता देखते हैं, यानी कि वो कैसे बने हुए हैं और किस अलग अलग प्रकार के हैं, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें जब दृष्टि डालते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो है ना वो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। अनुकूलन की क्या दर्शाते हैं, व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है अपने माहौल में ढल जाना, अपने माहौल में क्या हो जाना है, ढल जाना।
व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। और परिधि का मतलब होता है रेंज, रेंज की एक पैमाना होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं किस्म, किस्में होती हैं ना बहुत सारी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे पुष्पी अंग हो गए, पुष्प अंग हो गए, पुष्प क्रम हो गया, और ये जो पुष्प हैं वो जब हम उसको देखेंगे और उसके अलग अलग प्रकार को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ये अलग अलग प्रकार के इसलिए हैं ताकि वो अपने माहौल में ढल जाएं। तो अपने माहौल में ढलने की क्या ज़रूरत है? ताकि लो लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद मतलब आखिर में जाके जो चीज़ बनेगी, रिज़ल्ट, उत्पाद मतलब जो आखिरी रिज़ल्ट है। आखिरी रिज़ल्ट क्या होता है? यानी कि फल और बीज, फल और बीज होता है ना आखिरी रिज़ल्ट लैंगिक जनन का। तो फल और बीज की संरचना सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी चीज़ें इतनी सारी विविध इसलिए हैं ताकि जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद क्या है? फल है यानी कि फ्रूट, और बीज है यानी कि सीड। तो ये चीज़ बनाने के लिए इतनी सारी की सारी विविधता हमें नज़र आती है, इतनी सारे के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग किस्म के हमें पौधे नज़र आते हैं, अलग अलग पुष्पक्रम होते हैं, विविधताएं होती हैं। तो इसलिए होती हैं ताकि ये फल और बीज अच्छे से बन सके, यानी कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादपों यानी कि आवृत बीजों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। तो एनसीईआरटी हमें फिर से बुला रही हैं कि बोल रही हैं आइए, तो हमने बोला आ गए। इनने बोला आइए, हमने बोला आ गए। इस अध्याय में जो इसकी आकारिकी है पुष्पीय पादपों में, यानी कि जो जो आवृत बीजी होते हैं, हमने बताया था एंजियोस्पर्म, उनके आकारिकी और उनकी संरचना में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें, यानी कि उनके आकार को समझें पहले तो, कि ये जो पुष्पीय पादप हैं उसमें कौन सी चीज़ लैंगिक जनन करती है, उसके आकार के बारे में समझेंगे और उसके आकार के अंदर के बारे में समझेंगे। कोई जो चीज़ है उसको भी काट के देखेंगे, उसकी संरचना को समझेंगे कि ये जो पुष्पीय पादप हैं उसके अंदर में ये जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है, प्रक्रम मतलब किस तरीके से होता है। तो ये चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने की है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाद में आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और 7 बार रिवाइज़ करते रहिए। जो पहला चैप्टर पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करते रहना है, खाली समय में पढ़ते रहना है उसको, आए या ना आए, और आगे भी पढ़ते रहना है, खुद से भी पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि घिसेगा तभी तो चमकेगा। अस्सलामु अलैकुम।